नंदिनी अपने भाई सुमित के साथ कांवड़ यात्रा पर गई थी। रात का 8 बज चुका था। ये दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। नंदिनी अपने भाई सुमित से बोलती है कि भैया, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे भूख भी लगी है। वो एक सुनसान जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ से बहुत कम लोग ही गुजर रहे थे। अगर कोई गुजर रहा था तो वो थे कांवड़िए। कांवड़िए एक दूसरे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन 10-15 मिनट की बीतने के बाद दो लड़के आते हैं, एक मनोज और राकेश। मनोज और राकेश की नज़र जब नंदिनी के ऊपर पड़ती है तो उनके दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगते हैं। उसके दिमाग में राकेश और मनोज दोनों सुमित और नंदिनी के पास आकर उनसे हाय हेलो करते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। नंदिनी की खूबसूरती उनके आंखों में बस चुकी थी। उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद ये चारों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं और लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर राकेश और मनोज ने नंदिनी और सुमित से बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। खाना खाते हैं। खाना खाते खाते पता ये चलता है कि इन लोगों के पास पीने का पानी तो है ही नहीं। नंदिनी को प्यास लगी थी। राकेश सुमित से बोलता है कि भैया, 5 मिनट की दूरी पर एक नल लगा हुआ है, आप जाकर वहाँ से पानी ले लो, तब तक हम लोग खाना खा रहे हैं। सुमित अपनी बहन नंदिनी को इन दोनों के साथ हवाले छोड़कर पानी लेने चला जाता है। जैसे सुमित पानी लेने जाता है, राकेश अपने बैग से एक स्प्रे केमिकल निकालता है और नंदिनी के चेहरे पे मार देता है। नंदिनी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद इन दोनों लड़कों ने उस नंदिनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्या क्या सच में जिस रास्ते पे वो जा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उनके हाथों में एक कावड़ था, उसके बाद भी ऐसी दरिंदगी, ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर सुनें। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। नंदिनी बचपन से ही बहुत ज़्यादा संस्कारी और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगता था उसका। उसने 12वीं तक पढ़ाई की। उसकी खूबसूरती के चर्चे तो उसके गांव में थे, लेकिन एक भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए हमेशा खड़ा रहता था। सुमित अपनी इकलौती बहन को हमेशा सावधान और सतर्क करता रहता था। सुमित जब भी घर से बाहर काम करने जाता तो अपनी बहन को समझा कर जाता था कि देख नंदिनी, हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और तेरा ख्याल तू खुद रख सकती है, इसलिए मैं बार बार तेरे को समझाता हूँ और मैं तेरी शादी के लिए बहुत जल्द कोई लड़का जरूर तलाश लूँगा। लेकिन नंदिनी अपने भाई के इन बातों को मस्ती में लेती थी, हंसी मजाक में लेती थी कि भैया, मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं अभी पढ़ाई करूँगी। हर दिन सुमित अपनी नंदिनी से ऐसी सारी बातें करके काम पे चला जाता था। लेकिन जब सावन का महीना लगता है, लोग कांवड़ यात्रा पर जाने वाले थे। सुमित अपनी बहन नंदिनी से अपने माँ बाप से बोलता है कि मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाने वाला हूँ। सुमित नंदिनी को बोलता है, नहीं, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है, तो उससे मिल ले और उसके साथ तेरी शादी फिक्स कर देता हूँ। मैं कांवड़ यात्रा से वापस लौटने के बाद मैं तेरी शादी जरूर कर दूंगा। अब नंदिनी को एक चांस मिल गया था कांवड़ यात्रा पे जाने का। वो अपने भाई सुमित से बोलती कि भैया, शादी होने के बाद कोई कहीं घूम फिर नहीं पाता और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ कांवड़ यात्रा पे चलूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन से कांवड़ यात्रा पे जाने का इंतजार है और मेरी बहुत इच्छा है। वो अपने माँ बाप और भाई सुमित से बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। सुमित अपनी बहन नंदिनी की जिद पे हार जाता है और नंदिनी को बोलता है कि तू भी तैयार हो जा। ये दोनों एक एक कावड़ तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं कावड़ यात्रा पे। पूरा दिन चलते हैं। नंदिनी बचपन से लेकर अभी तक इतना लंबा सफ़र उसने कभी पैदल चला ही नहीं था। पूरा दिन कैसे कैसे चलती है। रात का 8 बज चुका था। नंदिनी अपने भाई सुमित के साथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। उसके पैरों में इतनी थकान हो चुकी थी कि अब उससे आगे चला नहीं जा रहा था। नंदिनी अपने भाई सुमित से बोलती है कि भैया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी। सुमित नंदिनी को बोलता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और आगे चल, कोई अच्छी जगह देख लेंगे, वहाँ पर बैठ के खाना पानी खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। नंदिनी का पैर तो जैसे उठ ही नहीं रहा था। वो बोलती है, भैया, मैं अब बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी, मुझे यहीं बैठना है।
नंदिनी वहीं पर बैठ जाती है। सुमित अपनी बहन की भावनाओं की कदर करते हुए वो भी वही जगह पे बैठ जाता है। उस जगह पे ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। अगर कोई आता जाता था तो वो सिर्फ कावड़िए थे। 10-15 मिनट वहाँ पे बैठने आराम करते हुए हो गया था। नंदिनी और सुमित वहीं पे बैठे थे। तभी दूर से दो लड़कों की आवाज़ आती है और वो सुमित और नंदिनी को आवाज़ देते हैं कि चलो भैया, इस सन्नाटे जगह पर क्यों बैठे हो, इतनी सुनसान जगह पर क्यों बैठे हो। तो सुमित बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम लोग आ रहे हैं। तभी उन दोनों लड़कों की नज़र नंदिनी के ऊपर पड़ जाती है। नंदिनी दिखने में खूबसूरत तो थी ही, जवान थी, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। उसको इस सफ़र में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कांवड़ यात्रा का सफ़र कभी रात कभी दिन, कभी कहाँ रुकना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। उन दोनों की नज़र जब नंदिनी के ऊपर पड़ती है, वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। उसके बाद ये दोनों लड़के, जिनका एक का नाम राकेश और एक का नाम मनोज था, ये दोनों सुमित और नंदिनी के पास आते हैं, उनसे राम राम करते हैं और नंदिनी को अपना बहन, सुमित को अपना भाई कहकर बुलाने लगते हैं। ये दोनों अपना अपना कांवड़ वहीं पर रखते हैं और बैठ जाते हैं। सुमित और नंदिनी से पूछते हैं कि भैया आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। नंदिनी बोलती नहीं, अभी तो नहीं खाया है, खाने ही वाले थे तब तक आप लोग आ चुके। वो दोनों लड़के बोलते हैं कि ठीक है, हम चारों एक साथ खाना खा लेते हैं। वो चारों अपना अपना खाना निकालते हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में पानी खत्म हो जाता है। नंदिनी को प्यास लगी थी। नंदिनी अपने भाई और उन राकेश और मनोज से भी पूछती है कि भैया आप लोगों के पास पानी है क्या, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्योंकि मैं भूख और प्यास की वजह से यहाँ पर रुक गई थी। लेकिन भैया का कोई इरादा नहीं था इस सुनसान जगह पर रुकने का। राकेश और मनोज दोनों बोलते कि नहीं, मेरे पास तो पानी नहीं है। फिर वो सुमित को बोलते कि भैया यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक नल है, वहाँ से आप पानी ला सकते हो, तब तक मैं अपनी बहन नंदिनी का ख्याल रखता हूँ। वो दोनों नंदिनी को बार बार बहन और सुमित को भाई कहकर बुला रहे थे और वो दोनों का विश्वास इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया था। सुमित को इन दोनों के ऊपर भरोसा हो चुका था कि ये दोनों भी कावड़िए हैं और रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में ऐसी दोस्ती अक्सर हो जाया करती है। ये दोनों उस जगह पर बैठे रहते हैं। सुमित अपनी बहन के लिए उस नल पे पानी लेने चला जाता है। उस नल को ढूंढते ढूंढते लगभग उसको 10 और 15 मिनट लग जाता है। जैसे सुमित वहाँ से निकलता है, मनोज अपने बैग से एक ठंडा केमिकल निकालकर नंदिनी के चेहरे पे मार देता है। नंदिनी के चेहरे पर जैसे वो केमिकल पड़ता है, नंदिनी तुरंत बेहोश हो जाती है। उसके बाद मनोज उस लड़की नंदिनी को ले जाकर एक झाड़ी में चले जाते हैं। झाड़ी में जाने के बाद ये दोनों लड़के नंदिनी के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये दोनों लड़के एकदम फुल नशे में थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और कौन से रास्ते पे हैं। इन दोनों भगवान के रास्ते पे जा रहे थे, उनकी प्रार्थना करने जा रहे थे और अपनी आस्था का त्याग इन्होंने यहीं पे कर दिया। दोस्तों, उस लड़की के साथ इन दोनों लड़कों ने बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किया। जब सुमित उस जगह पे पहुंचता है तो अपनी बहन को नहीं पाता, तो उसका दिमाग एकदम जैसे पागल होने लगता है। वो अपनी बहन को आवाज़ देता है, लेकिन बहन तो बेहोश थी। उन दोनों लड़कों ने सुमित की आवाज़ सुनी, लेकिन उनके अंदर तो जैसे डर खत्म ही हो गया था। उनके अंदर तो जैसे शैतान सवार हो चुका था। लगभग 100 मीटर की दूरी पर सुमित की बहन नंदिनी के साथ वो दोनों लड़के एक के बाद एक उसके साथ गंदा काम कर रहे थे। वो लड़की न चीख रही थी न चिल्ला रही थी। ये दोनों लड़कों की जैसा दिल करता था वैसा उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे। सुमित इधर अपनी बहन को आवाज़ लगा लगा कर चिल्ला रहा था और वो दोनों लड़के उसकी बहन के साथ दरिंदगी कर रहे थे। लगभग 10-15 मिनट का टाइम बीत जाता है। सुमित को उसकी बहन का किधर से भी कोई सुराग नहीं मिलता। सुमित परेशान होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है। अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका था। लेकिन 2 मिनट के बाद एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ एक जगह से आने लगती है। सुमित उस कुत्ते की आवाज़ को सुनकर हैरान और परेशान होता है। कुत्ता जिस तरीके से भौंक रहा था, सच में वहाँ पर कुछ गलत हो रहा था। सुमित उस कुत्ते की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि वो दोनों लड़के उसकी बहन नंदिनी के साथ
जो दुष्कर्म कर रहे थे, उसको देखने के बाद सुमित की आंखों में खून सवार हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसको कोई ऐसा हथियार नहीं मिलता कि जिससे उन दोनों लड़कों को उनका सबक सिखाया जाए। तभी सुमित की नज़र में दो नुकीली लकड़ी मिल जाती है। सुमित अपने दोनों हाथों में उन लकड़ियों को लेता है और उस जगह पर पहुंचा है जहां पर वो दोनों लड़कों उसकी बहन के साथ दरिंदगी कर रहे थे। वो दोनों लड़कों के साथ ना हो सकता था, उन दोनों लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उन दोनों ने सुमित के साथ बहुत ही हाथापाई की, लेकिन सुमित की आंखों में खून सवार हो चुका था। उन दोनों लड़कों को सुमित ने एक के बाद एक उनके पेट में उन दोनों नुकीली लकड़ियों को घुसा दिया। तब तक उन दोनों के ऊपर वार करता रहा जब तक उन दोनों लड़कों की जान नहीं निकल गई। सुमित अपनी बहन के साथ हुई इस दरिंदगी के बदला जगह पे ले लिया। अब जहाँ पे शोर शराबा होता है, लोग चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। सुमित की आंखों में इतना गुस्सा, इतना खून उतर आया था कि उन दोनों लड़कों को मार भी रहा था और साथ में चिल्ला भी रहा था। अपनी बेहोश पड़ी बहन के साथ जो हुआ था, उसको कोई भाई कहीं भी उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, सुमित ने जो किया वो उसके हिसाब से एकदम सही था। सुमित उन दोनों लड़कों के ऊपर जब तक वार करता रहता है, तब तक उन दोनों लड़कों की जान नहीं निकल जाती। लोग वहाँ पे उनकी आवाज़ को सुनकर पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे दो लाशें पड़ी हैं और तीसरी एक लड़की जो बेहोश पड़ी है। सोचने और समझने में किसी को भी देर नहीं लगी थी कि इन दोनों लड़कों ने इस लड़की के साथ कुछ तो गलत किया है, इसीलिए सुमित ने उन दोनों को मार दिया। बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है, सुमित को गिरफ्तार करती है। उन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लेकिन जब उन दोनों लड़कों के बारे में इंक्वायरी की जाती है तो उनको पता चलता है कि इन दोनों लड़कों ने पास के गांव से एक दुकान को ताला तोड़कर चोरी किया। लगभग 2 लाख रुपए का वहां से चोरी किया और पुलिस से बचने के चक्कर में इन्होंने कांवड़ रूप धारण किया और कांवड़ियों के साथ मिलकर ये अपने आप को छुप छुपा कर केदारनाथ जाने वाले थे। पुलिस जब उन दोनों लड़कों के बारे में पूरी तहकीकात कर लेती है, FIR दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों, ये कहानी एक भाई और बहन के प्यार की ही नहीं, उन दो दरिंदों की भी है जिन्होंने कांवड़ जैसे पवित्र यात्रा में शामिल होने के बाद भी एक बहन की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। आप उस जगह पे होते तो क्या करते? क्या सुमित ने सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी आज की कहानी, और अगर ये जानकारी, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस कहानी पे अपना पॉइंट जरूर रखें, अपनी राय जरूर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि सुमित ने अच्छा किया या बुरा किया, उसको सज़ा होनी चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। अगर सज़ा होनी भी चाहिए तो किस बिना पे होना चाहिए? क्या अपनी बहन की इज्जत बचाना उसका काम नहीं था? और उसने जिस 2 लड़कों का कत्ल किया, क्या वो सही थे? बहुत सारे सवाल हमारे और आपके जहन में हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो सुमित ने जो किया वो सही किया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता हूँ एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।